नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं। पिछली वीडियो में हमने देखे थे पॉलिटी के क्वेश्चन, उससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो इनके लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इंडियन इकोनॉमी के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर, वो देखेंगे हम। जैसे कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारत्व माना गया है? तो किस में माना गया है? इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में माना गया है। ऑप्शन होगा इसमें डी। ठीक है, अब इसका यदि देखें कब आई थी ये योजना, तो ये आई थी 1992 से लेके 1997 में। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो शीर्ष प्राथमिकता दी गई थी वो किसको दी गई थी? मानव संसाधन के विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य है। रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें इसी पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक जो उदारीकरण की नींव डाली गई थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में डाली गई थी। और एक योजना चलाई गई थी इसमें, कौन सी योजना चलाई गई थी? वो पीएम रोजगार योजना, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। लेकिन इस योजना का यदि प्रमुख लक्ष्य की बात करें, इस योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो जो मैला ढोने की प्रथा होती है उसको समाप्त करना था। ठीक है, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना था। ढोने की प्रथा को समाप्त करना था। ठीक है, अब बात करते हैं हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की। यदि हम इस तृतीय पंचवर्षीय योजना को देखें तो ये कब आई थी? ये इसका जो कार्यकाल था 1961 से लेके 1966 तक था। ठीक, कब तक था? 1961 से 1966 तक था। ये सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित थी। इसमें इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना को। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, और किसको दी गई थी? वो इंडस्ट्री को, यानी कि उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और इसमें हरित क्रांति का, जैसे कि हरित क्रांति का जन्म भी माना जाता है, हरित क्रांति का जन्म माना जाता है ऐसी क्रांति को। यानी हरित क्रांति का जो विकास हुआ वो किस योजना में हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ये जन्म जो हुआ वो किस में हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अब बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की। यदि हम 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कब से कब तक आई, इसका कार्यकाल क्या था। 74 से लेकर 78 तक आई थी, और 78 में आई थी। इसमें क्या हुआ? ये 4 साल के लिए थी, 4 वर्ष के लिए लाई गई थी। ठीक, इसका जो उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, और इसमें जो है 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में आपने सुना होगा। तो 20 सूत्री जो कार्यक्रम चलाया गया था वो किस में चलाया गया था? वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था कार्यक्रम। ठीक, चलिए छठवीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो आई थी 1980 से लेके 85 तक।
इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था छठी पंचवर्षीय योजना का? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में दिया है राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। इनको इससे मिलाना है, कौन सा इसमें सही होगा। कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें राइट होने वाला है। देखिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा जो होता है वो राजस्व प्राप्तियां, ऋण विहीन प्राप्तियां और माइनस कुल व्यय है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहले का 3, पहले का 3 हो जाएगा। बजटीय घाटे की बात करें तो कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, तो यानी कि बी का हो जाएगा फर्स्ट। और यदि राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। ठीक है, अब यदि बात करें प्राथमिक घाटा, ऋण दानों और ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए का 3, बी का फर्स्ट और सी का 2। ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का 2 और डी का 4। ए ऑप्शन ही इसमें राइट होगा। ठीक है, यदि अब हम राजस्व घाटे को देखें, राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा वो होता है जैसे सरकार को रोज़मर्रा के खर्च चलाने होते हैं ना, तो जैसे कि कर्मचारियों की सैलरी हो गई, कर्मचारियों की सैलरी हो गई, एक एग्जाम्पल है, कर्मचारियों की सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, सब्सिडी हो गई और ब्याज भुगतान हो गया। ठीक है, और जैसे कि अभी मान लीजिए सरकार की आय कितनी? सरकार की आय, राजस्व घाटे की बात कर रहे हैं, राजस्व घाटा, इसमें मान लीजिए सरकार की आय कितनी है? सरकार की आय है मान लीजिए 100 रुपये। ठीक, लेकिन सरकार का खर्च कितना है? सरकार का जो खर्च है वो कितना है? 130 रुपये। यदि हम देखें तो कितने का अंतर आ रहा है? तो 30 रुपये जो होगा इसमें राजस्व घाटा होगा, ये राजस्व घाटा होगा 30 रुपये का। ऐसे ही यदि हम बजट घाटे की बात करें, बजट घाटे में क्या होता है? बजट घाटे में होता है जैसे कि कम आय और ज़्यादा खर्च। जैसे कि सरकार की आय है 100 रुपये, सेम ही एग्जाम्पल होगा, सरकार की आय 100 रुपये, लेकिन एग्जाम्पल अलग सेट करना पड़ेगा। जैसे कि किस तरीके से निकालते हैं बजट घाटे को? कुल प्राप्तियाँ, जो टोटल प्राप्तियाँ होती हैं और कुल व्यय होता है उसको माइनस कर देंगे तो बजट घाटा निकल कर आ जाएगा। ठीक, ऐसी प्राथमिक घाटे की बात करें, जैसे कि सरकार को पुराने कर्ज पर ब्याज देना पड़ता है। ठीक, अगर उस ब्याज को हटा दें तो असल ब्याज जो है, असल ब्याज बचता है। ठीक, मान लीजिए राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा जो है कितना है? 100 रुपये है। ब्याज भुगतान कितना है? ब्याज भुगतान जो है वो हमारा 30 रुपये है, तो 70 रुपये का इसमें क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा, ये प्राथमिक घाटा हो जाएगा। ये हम प्राथमिक घाटे की बात कर रहे थे, प्राथमिक घाटे की, राजकोषीय घाटे की नहीं, प्राथमिक घाटे की बात की जा रही थी। ठीक, ये बजट घाटा और राजस्व घाटा और ये आपका राजकोषीय घाटा, इनको सेम निकाल सकते हैं, लेकिन इनके फॉर्मूले निकालने के अलग अलग होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सेम सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा इसमें क्या आएगा? ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, बाकी जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछा जा चुका है, और जैसे कि आप यूजीसी में भी पूछा जा चुका है, और आपके पीजीटी है, जैसे कि पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा?
अभी देखिए हमें एक दिया साक्षरता, दूसरा दिया जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, और तीसरा इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय तो यहाँ है राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय उत्पादन, यहाँ कहीं नहीं है। तो यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। यदि हम बात करें HDI की, इसको हम HDI कहते हैं, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसकी जो स्थापना मानो, स्थापना जो हुई है 1990 में हुई है। PCS के हिसाब से देख सकते हैं पॉइंट को। और किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है वो किया जाता है UNDP के द्वारा। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय। अब ये बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कमेंट करिए और बताइए। देखिए इसमें क्या होगा, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन होगा इसमें बी राइट। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि एक वर्ष में जितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब जैसे कि निकालना है खेती की आय, खेती की आय निकालें। खेती की आय मान लीजिए 40 लाख है। उद्योग की आय 30 लाख है। सेवाओं की आय जो है कितनी है, 30 लाख है। यहाँ 40 लाख माना तो कितना हो गया, पूरा 100, ठीक है, लाख में। ठीक, तो ये क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई। अगर कोई भारतीय, अब जैसे कि हम बात करें GDP की और नेशनल इनकम की, मान लीजिए अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में काम करके पैसा कमाता है तो वह किस में आएगा, बाहर पैसे कमाता है, भारत में नहीं, बाहर पैसे कमाता है, विदेश में पैसे कमाता है, तो वो किस में जुड़ेगा, नेशनल इनकम में जुड़ेगा। ठीक है, और लेकिन वह GDP में शामिल नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय में तो शामिल होगा लेकिन GDP में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन उसका देश के बाहर हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन A, दूसरे को कारण R कहा गया है। कथन A कहता है मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, और अवमूल्यन से, कारण है अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। तो कौन सा इसमें सही होगा, ऑप्शन वही है A R, दोनों सही हैं। A सही व्याख्या करता है R की, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। A सही है, R गलत है, A गलत है, R सही है। कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। मान लीजिए इसमें मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, सही ऑप्शन है। और अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है, तो ये भी ठीक है। और यदि व्याख्या देखें, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि अवमूल्यन से, क्योंकि लगा के देखेंगे, क्योंकि अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर सकता है। तो व्याख्या भी सही है, दोनों सही होंगे, ऑप्शन होगा A राइट। ठीक, यदि मुद्रा का अवमूल्यन के बारे में जानना है तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि $1 अभी कितने का है, $1 मान लीजिए अभी कितने का है, 92 रुपये के आसपास है। ठीक है, यदि सरकार के फैसले के बाद, जैसे कि अभी $1 100 का हो जाए, $1 कितने का हो जाए, सरकार के फैसले के बाद 100 का हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, रुपए की कीमत कम हो गई। रुपए की कीमत क्या हो गई, रुपए की कीमत कम हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब मुद्रा का क्या हुआ है, अवमूल्यन हुआ है। ठीक है, इससे असर क्या पड़ता है मुद्रा के अवमूल्यन से, तो इसमें निर्यात तो क्या होगा, निर्यात होगा सस्ता, और आयात होगा महंगा, महंगा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।